आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो आपके दिल को दहला देगी। मैंने नजमेर ब्लैकमेल्ड मोर देन 100 गर्ल्स। सब ब्लैकमेल कांड में ये कैसे हुआ, किसने किया, किसके साथ हुआ? Crimes against hundreds of women 32 years ago. यह वीडियो इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल अजमेर 1992 की है। आप सोच सकते हो अजमेर जैसे धार्मिक शहर में सैकड़ों लड़कियों की इज्जत के साथ खेला गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाया। यह कहानी शुरू होती है सोफिया सेकेंडरी स्कूल से, जो कि एक लड़कियों का स्कूल है। एक सोफिया सेकेंडरी स्कूल की एक लड़की अपने एग्जाम देने के लिए एक दिन जा रही थी, लेकिन वह बहुत लेट हो चुकी थी। इस वजह से वह सड़क पर बहुत तेजी भाग रही थी। कुछ देर बाद जब वह सड़क पर भाग रही थी, उतनी ही समय एक पीछे से गाड़ी आती है। उस गाड़ी में 3 से 4 लड़के बैठे थे। उनमें से एक लड़का कि अगर तुम्हें देर हो रही हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूं। बहुत देर तक उनसे बातचीत करने के बाद वह लड़की उनका कहना मान जाती है और वह उन लड़कों की गाड़ी में बैठ जाती है। उस दिन तो वह लड़के उस लड़की को सही सलामत उसके स्कूल तक छोड़ देते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही यह लड़की उन लड़कों में से एक लड़के से मिलने लगती है, जिसका नाम था फारूक चिश्ती। जब यह दोनों मिलने लग जाते हैं तो इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें कहीं पर प्राइवेटली टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो एक दिन फारूक चिश्ती उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है और वहां पर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। और वहां पर वह लड़का जिसका नाम था फारूक चिश्ती, वह उस लड़की की न्यूड फोटोज क्लिक कर लेता है। उस समय 1992 में इतने अच्छे कैमरे नहीं हुआ करते थे, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस समय रील वाले कैमरे चला करते थे। जब फोटो रील वाले कैमरे में क्लिक होती थी, उसके बाद यह रील निकलने स्टूडियो में जाती थी और वहां से रील निकल के आती थी, तब एक फोटो आपको तैयार होके मिलती थी। एक दिन फारूक चिश्ती के कुछ दोस्त इस लड़की की न्यूड फोटोज देख लेते हैं और फिर यह लड़के फारूक चिश्ती से कहते हैं कि इस लड़की को एक बार फिर से अपने फार्म हाउस पर बुलाओ। फारूक चिश्ती उसे बुलाता है। फिर वह लड़की फारूक चिश्ती के कहने पर दोबारा से फार्म हाउस पर आ जाती है, लेकिन इस बार फारूक चिश्ती के अलावा वहां पर 3 से 4 लड़के और थे। वहां से वह लड़की जाने का प्रयास करती है, लेकिन उन चारों के जोर जबरदस्ती करने पर वह लड़की मना नहीं कर पाती। और जब वह मना करने लगती है तो फारूक चिश्ती के सभी दोस्त उसे फोर्स करते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो हम तुम्हारी सारी फोटोज, तुम्हारी फैमिलीज, तुम्हारी स्कूल्स में लीक कर देंगे। इन फोटोज के बारे में उस लड़की को कुछ भी नहीं पता था कि यह फोटोज किसने क्लिक की, कब की और कैसे की। इन फोटोज की वजह से वह लड़की इन लड़कों को मना नहीं कर पाती है और यह लड़की मान जाती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आखिर एक दिन लड़की इन सब से हार मान लेती है और उन सब से कहती है कि मुझे इन सब से निजात पानी है और मुझे इन सब से बाहर निकलना है। तो फारूक चिश्ती के सभी दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें इन सब चीजों से बाहर कर देंगे और तुम्हारी सारी फोटोज डिलीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें अपने ही कॉलेज से, अपने ही स्कूल से किसी और लड़की को यहाँ पर लेके आना होगा। वह बहुत देर तक मना करती रहती है, लेकिन उसके बाद वह लड़की मान जाती है। और फिर एक दिन वह लड़की अपने स्कूल की ही एक फ्रेंड को वहां पर लिवा के जाती है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उन लड़कों ने एक लड़की से शुरुआत की, फिर 2 पे गए, फिर 4 पे गए, फिर 8 पे गए। धीरे धीरे यह सिलसिला पहुंचकर 250 लड़कियों तक पहुंच गया था। इस पूरे क्राइम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है फारूक चिश्ती, लेकिन इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसे कोई भी सजा नहीं मिलती है। अब यह चीज आपको आगे चल के पता चलेगा कि फारूक चिश्ती को आखिर क्यों कोई भी सजा नहीं मिलती है, आखिर इतना बड़ा क्राइम करने पर भी। सबका यह कहना है कि जब इस क्राइम के बारे में कोई भी किसी प्रकार की बात ही नहीं कर रहा था, तो यह क्राइम सबके बीच में कैसे फैल गया। यह क्राइम उन फोटोज की वजह से बाहर आया जिन फोटोज को यह लड़के क्लिक करते थे और फिर एक लैब में भेजते थे इनकी रील से रियल फोटोज बनाने के लिए। उस लैब का नाम था भरोसा लैब, लेकिन वह लैब भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं थी।
क्योंकि जहां पर यह फोटोज बनती थी वहां के कुछ लोग इन फोटोज की डुप्लीकेट कॉपीज भी बना लिया करते थे, जिस वजह से इन फोटोज की एक कॉपी वहां पर रहने वाले, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के पास भी रहती थी और वह कर्मचारी उन लड़कियों को जाकर दोबारा से धमकाते थे और डराते थे और उनके साथ भी यह काम वह लड़के भी करते थे। इस ट्रैप में बहुत सारी लड़कियां थीं, लेकिन कभी भी वह लड़कियां बाहर निकलकर सामने ही नहीं आईं। कभी उन्होंने यह कबूल ही नहीं किया कि उनके साथ यह जुल्म हुआ है, क्योंकि कुछ तो समाज के डर से बाहर निकल के नहीं आई और कुछ तो फारूक चिश्ती और उनके दोस्तों की धमकियों की वजह से निकलकर बाहर नहीं आई। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन लड़कियों ने कभी भी उनके खिलाफ होने वाले जुल्म पर कभी आवाज नहीं उठाई? तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक लड़की ने एक पुलिस कांस्टेबल को यह सारी बात बताई थी। वहां पर एक बड़े ऑफिसर को भी यह बात पता थी, लेकिन उसके ही अगले दिन उस लड़की को धमकियां आने लगीं कि अगर अगली बार तुमने पुलिस वालों के साथ यह सब बातें की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, या पुलिस वालों को तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो अगली बार तुम्हें हम जान से मार देंगे और ना धमकी देंगे, डायरेक्ट तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वहां के सभी लोगों ने अपना जमीर खो दिया हो। वहां के कुछ हीरोज ऐसे भी थे जिनको इन लड़कियों की कदर थी, जिन्होंने इन लड़कियों के लिए आवाज उठाई। उनमें से एक का नाम था संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता नवज्योति अखबार के रिपोर्टर थे। संतोष गुप्ता का एक दोस्त भरोसा लैब में काम करता था, जिसके जरिए उनको कुछ फोटोज मिल जाती हैं। संतोष गुप्ता इस खबर को अपने अखबार में इन फोटोज के साथ छापना शुरू भी करते हैं। जैसे ही यह खबर अखबार में आती है, यह खबर लोगों तक पहुंचती है। लोगों को जैसे ही इस अखबार के थ्रू इस घिनौने अपराध की जानकारी होती है, अजमेर में बहुत सारे दंगे होने लगते हैं और वहां पर ऐसे ही जैसे इस कांड के बारे में बाहर आना शुरू होता है, लोगों को यह पता चलता है कि पुलिस को इस कांड के बारे में तो 1 साल पहले से ही पता था, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ज्यादातर एक्यूज्ड अमीर खानदान से थे और इस कांड में कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। इस वजह से पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जो फारूक चिश्ती इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था, वो अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और उसका दोस्त नाफिज चिश्ती अजमेर इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। दूसरा, अनवर चिश्ती अजमेर नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। इसके अलावा इनका जो मेन पावर था वो अजमेर शरीफ दरगाह थी, क्योंकि वहां के केयर टेकर यही लोग थे। वहां के लोग इनकी बहुत ज्यादा बात मानते थे। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ इनका उठना बैठना था। इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि इतना बड़ा क्राइम करने पर भी इनके ऊपर एक भी फाइल चार्ज करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां उन लोगों के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए भी डर रही थीं। राजस्थान के रिटायर्ड डीजीपी ओमेन भारद्वाज, जो कि उस टाइम पर अजमेर के डीजीपी हुआ करते थे। कुल मिलाकर पुलिस ने 30 लड़कियों को सीन किया जिनके साथ रेप हुआ था। उनमें से 12 लड़कियों ने FIR की थी। उनमें से 10 ने अपनी FIR वापस ले ली, क्योंकि उनको और उनके परिवार वालों को मारने की धमकियां मिल रही थी। उनमें से 6 लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। 2001 में हाई कोर्ट ने इनमें से 4 को बरी कर दिया। लेकिन इस स्टोरी का सबसे सैड पार्ट यह है कि उन लड़कियों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। इन लड़कियों के सभी गुनाहगार अभी भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने पर भी राजस्थान की हाई कोर्ट ने 1992 में 18 एक्यूज में से 10 को लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा और एडुकेशन इन गैंग रेप इंडियन पेनल कोड के तहत 2004 में उन सभी की लीव इम्प्रिजमेंट को सजा को हटाकर अगले 10 साल की जेल कर दी, जिस वजह से सभी एक्यूज्ड 2013 में रिहा कर दिए जाते हैं। जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था फारूक चिश्ती, उसका वकील कोर्ट में मेंटल इलनेस का क्लेम करता है। इसके कारण फारूक चिश्ती को कोई भी सजा नहीं होती है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।